होमवर्क क्वेश्चन ही, ठीक है। मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, किसी ने भी मुझे याद नहीं दिलाया, ठीक है। सब बच्चों ने करके दे दिया और मैं जो है वो इतने दिनों से होमवर्क क्वेश्चन करवा नहीं रहा था। सो लेट्स लुक एट दिस एज वेल। इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? यू हैड टू शो PH3 प्लस H प्लस PH4 पॉजिटिव, इसमें डेटिव बॉन्डिंग कैसी हो रही है, ठीक है। सो वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी द सेम तरीका। सो फॉस्फोरस, लेट्स ड्रॉ फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। ऑब्वियसली हर हाइड्रोजन के साथ इसका एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। फॉस्फोरस इज इन ग्रुप 15, सो इसका मतलब है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन इसके पास एक लोन पेयर भी है। H प्लस, वी ऑल नो H प्लस कैसा होता है, इट्स हाइड्रोजन विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स, बेचारा लावारिस। तो क्या होगा, इट विल यूज इट्स लोन पेयर एंड अटैक द हाइड्रोजन और उसके साथ एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा, विच ऑल ऑफ यू जिसने भी जो है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सब लोगों ने जो है वो इसकी डायग्राम सही बनाई थी। सो दिस इज फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, देन ये वाला हाइड्रोजन। ये सारे किसके साथ दिखाने हैं? डॉट एंड क्रॉस के साथ दिखाने, बिकॉज दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो डेटिवली बॉन्डेड हाइड्रोजन है उसको आप जो है वो, क्योंकि नाइट्रोजन सॉरी फॉस्फोरस के आपने दोनों दिखाया बोथ क्रॉसेस, सो फॉस्फोरस यूज बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड टू दी हाइड्रोजन। तो अगर आपने ये डायग्राम बनाई है तो दैट्स कंप्लीटली करेक्ट। मैंने आपको इसके अलावा बोला था मुझे आयोनिक इक्वेशन ही बताना, आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखनी है इसकी। सो इफ यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड द आयोनिक इक्वेशन, द आयोनिक इक्वेशन इज गोइंग टू कम आउट टू बी द सेम, ठीक है। बिकॉज PH3 पानी में डिसोसिएट नहीं करेगा, PH3 ही रहेगा। H प्लस पानी में H प्लस ही रहेगा। PH4 पॉजिटिव, PH4 पॉजिटिव ही रहेगा पानी में। सो द आयोनिक इक्वेशन इज क्वाइट लिटरली जस्ट दिस। ये मैंने आपको आयोनिक इक्वेशन ही दी है, दिस इज इन आयोनिक फॉर्म, वरना क्या होता, दिस वुड हैव बीन समथिंग लाइक HCl और अदर PH4Cl एंड सो ऑन सो फॉर्थ चीजें बन रही होती, ठीक है। एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन? जिसने अटेम्प्ट किया था उन सब लोगों ने जो है वो सही अटेम्प्ट किया था। मूविंग ऑन टू अदर होमवर्क्स जो मैंने दिए थे। कल मैंने आप सब लोगों को होमवर्क दिया था कि मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाएं बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड वाटर एंड इथेनॉल, ठीक है। सो हम अमोनिया का भी डिस्कस कर लेते हैं, वाटर एंड इथेनॉल मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो रूल क्या था? रूल ये था कि वो वाला हाइड्रोजन जिसको आप जिसके ऊपर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाओगे उसको बीच में बनाना। तो मैंने एक हाइड्रोजन बीच में बना लिया। दूसरा रूल क्या था? ये वाला हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ बॉन्डेड है वो सीधी लाइन में दिखाओगे। सो यू हैव टू शो द नाइट्रोजन इन अ सीधी लाइन, ठीक है। बाकी डायग्राम कंप्लीट कर लो। तो एक हाइड्रोजन मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन मैं इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ इधर भी दिखा सकते हो, ऑल्सो हाइड्रोजन ओवर हियर एंड हाइड्रोजन ओवर हियर, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। सो मेन रूल क्या है? द हाइड्रोजन शुड बी इन द मिडिल, और किसके साथ बॉन्डेड है? नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो आप उसको उसी की सीध में दिखाओ, ठीक है। बाकी जो है वो आप डायग्राम कैसे भी कंप्लीट कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, फिर जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के लोन पेयर को ये अट्रैक्ट कर रहा है, या जो लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो स्पीशी अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, उसको भी आप सीधी लाइन में ही बनाओगे। तो देयर विल बी अ नेबरिंग अमोनिया मॉलिक्यूल दैट इज यूजिंग इट्स लोन पेयर टू अट्रैक्ट द हाइड्रोजन, तो आप इसको भी इसी के साथ सीधी लाइन में बनाओगे। इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। कंप्लीट द डायग्राम, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द डायग्राम ऐसे, ठीक है। और फिर मेक श्योर यू मार्क द डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। सो डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, 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 ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू शो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द लोन पेयर, एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज योर हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स। जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी और उनको ये समझ में नहीं आया, वी डिड दिस इन ग्रेट डिटेल। कल की क्लास में हमने सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनफैक्ट डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसी डिस्कशन को आज आगे लेके चलते हैं। वी गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स अबाउट वाटर, कुछ वाटर की बात सीखेंगे, फिर हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, हम स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ पार्ट आज, कुछ पार्ट क्या पूरा ही पार्ट इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का भी। एंड वील बी डूइंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो हमें देखने हैं कि वो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। अच्छा, ओके, हमने डिस्कस किया 3 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। एक होती है परमानेंट डायपोल्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। चलो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो एक होती है टेम्पररी डायपोल्स विच आर टेम्पोररी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की एक सर्टेन अरेंजमेंट एक किसी टाइम पे हो जाती है तो उसकी वजह से अट्रैक्शन बन जाती है। सो देयरफॉर दोस आर नोन एज टेम्पोररी। ये हर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर द मोस्ट वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बारे में और क्या चीजें याद रखनी है? इनके बारे में ये चीजें याद रखनी है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो टेम्पररी डायपोल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं। और अगर आपके पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है
तो उसमें टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी देन ए ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये है हमारी पूरी टेम्परेरी डायपोल की रिवीजन फ्रॉम यस्टरडे। फिर हमने डिस्कस की थी परमानेंट डायपोल्स। परमानेंट डायपोल्स एग्जिस्ट इन दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर पोलर। ठीक है, तो क्योंकि वो पोलर होते हैं उनमें ऑलरेडी एक परमानेंट क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस परमानेंटली होते हैं। So therefore the negative species can attract the positive species and this is a stronger intermolecular force than the temporary dipole forces. Temporary dipole forces हर चीज में होंगी, permanent dipole forces सिर्फ polar molecules में होंगी, right? और permanent dipoles और temporary dipoles को मिला के क्या बोलते हैं? We call them van der Waals forces. Here we went on to the third and the most strongest intermolecular force and that is hydrogen bonding. और ये कब होती है? This happens only when hydrogen is bonded to fluorine, oxygen या nitrogen. जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा डायरेक्टली टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, so therefore you're going to have hydrogen bonding. This is a attractive force that exists between a hydrogen and a neighboring lone pair. So hydrogen that is bonded to a very electronegative species and that is being attracted by a neighboring lone pair. फिर हमने डिस्कस किया था ये डायग्राम्स कैसी बनती हैं और we just did some few questions to see कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, now there are some properties of water that happen due to hydrogen bonding and we want to know them. ये हमें पता होनी चाहिए, ये आपके कोर्स में लिखा हुआ है कि बच्चों को ये पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए है। Maybe the examiner gives you some question, you are expected to know something regarding this, so हम वो डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, और पानी आप लोग देखोगे, पानी अल्लाह ताला ने जो हमें पानी से बनाया, उसने हमारे समंदर हैं जो पानी पानी ही पानी है, रिवर्स हैं, ऑल ऑफ दैट, अल्लाह ताला ने पानी क्यों चूज किया? पानी इज अ वेरी मैजिकल काइंड ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ वेरी 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 मैजिकल काइंड ऑफ फ्लूइड। पानी नहीं होता तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइफ भी नहीं होती। और आई डोंट थिंक या इट इज यूनिवर्सली अग्रीड कि देयर इज नो लिक्विड मोर इंपॉर्टेंट देन वाटर। There is no liquid that is more important than water in the whole universe. पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है and it's one, अल्लाह ताला ने इसको फ्लूइड को क्यों चुना, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रखी और प्रॉपर उसकी पीछे जो लॉजिक है दैट्स सो ब्यूटीफुल कि हम भी पानी से बने हुए, हमारे सारे समंदर भी पानी से हैं, हम पानी पीते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल फ्लूइड्स एंड हैज ग्रेट 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 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये आ जाती है कि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज एक्चुअली क्वाइट हाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल मीथेन को इसके साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो मीथेन और H2O को कंपेयर करते हैं तो मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 4, तो मीथेन हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हैज 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कह रहा हूं, वाटर हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स में अंदर डिफरेंस नहीं है, इनकी टेम्पररी डायपोल फोर्सेस मस्ट बी क्वाइट सिमिलर। लेकिन पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? एज अ लिक्विड। और मीथेन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? एज अ गैस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अल्लाह ताला ने पानी में डाली। और कैसे डाली? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखी है एंड इसकी वजह से क्या है, ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर ये इस टेम्परेचर पे, हमारे अर्थ के टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो मोस्ट प्रॉब्ली हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ hydrogen bonding. Hydrogen bonding causes it to have a very very high melting and boiling point, which is unlikely for molecules that are at same size that are isoelectronic to it, जिसमें उसके same number of electrons भी हो लेकिन वो भी इतना जो है वो क्या कहते हैं, they don't keep a high melting point, boiling point as compared to H2O. H2O is very magical in that sense actually. दूसरी और बातें क्या है? वाटर हैज हाई विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है? आई होप सबने देखा हो, ऑयल को देखा हो या हनी को देखा हो। सो यू नो दैट हनी डज नॉट फ्लो दैट इजीली, ऑयल इज नॉट वेरी वेरी फ्लोई। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ापन आता है उसमें, इट्स नॉट वेरी, इट डज नॉट फ्लो दैट वेल। ठीक है, हनी और ऑयल में बहुत ज्यादा हाई विस्कोसिटी है। ठीक है, दे आर टू विस्कस। वाटर is, you can say, a mid viscous, it has a mid viscosity. बट अगर हम वाटर को कंपेयर करें उसी के साइज के जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उसी के जैसे लिक्विड्स को, तो वाटर एक्चुअली हैज अ गुड विस्कोसिटी। ठीक है, it actually has a good viscosity and it's out of the course के विस्कोसिटी ये कैसे हमें काम आ रही है in this case, but just appreciate this fact कि वाटर गाढ़ा है एक्चुअली, जितना गाढ़ा नहीं होना चाहिए था, इट्स एक्चुअली क्वाइट गाढ़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको गाढ़ा कैसे कर रही है पानी को? बिकॉज
वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो पानी को स्लाइड नहीं होने देती बहुत आराम से। सो जस्ट लाइक हनी, इट स्लाइड्स वेरी वेरी स्लोली, तो इसी तरह पानी भी, हाँ हनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हनी इज टू विस्कस, लेकिन पानी अपने जैसे फ्लूइड के लिए, इफ यू कंपेयर अ सिमिलर फ्लूइड लाइक वाटर, लेट्स से यू कंपेयर अल्कोहल, अल्कोहल इज नॉट एज विस्कस एज वाटर, ठीक है। हालांकि इथेनॉल और उसमें हो सकता है इथेनॉल तो नहीं, मीथेनॉल और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन पानी जो है वो काफी ज्यादा गाढ़ा है, वो इतना ज्यादा इधर से उधर फ्लो नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट हैज अ हाई विस्कोसिटी। तीसरी बात ये है, वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इफ यू ट्राइंग टू पोक वाटर, इफ यू ट्राइंग टू पोक वाटर, तो पोक तो खैर आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट थ्रू द पोक, इस तरह से समझ लो, आई थिंक दिस विल क्रिएट मच मोर सेंस टू यू। वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन, हो सकता है हमारे ये इतने काम की ना हो, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलाइंग ऑन दिस प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस सरफेस को ब्रेक करना चाहूं, मतलब मैं इसमें कोई चीज पोक करना चाहूं, तो हाउ वेल विल इट रेजिस्ट दिस पोक, मतलब ये ब्रेक तो नहीं कर जाएगा, अंदर तो नहीं चल जाएगा, मतलब कितनी रिजिडिटी है, ठीक है। सो वाटर एज कंपेयर टू अदर फ्लूइड्स इज एक्चुअली क्वाइट रिजिड। हमारी रिजिड नहीं, आप अगर पानी में उंगली मारोगे तो ऑब्वियसली यू विल पोक द वाटर, यू ब्रेक द फ्लो, बट फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक मॉस्किटोज, ठीक है, मॉस्किटोज दे ले एग्स इन वाटर। अगर मॉस्किटो यहाँ पे आके बैठ रहा है, आई डोंट नो दिस इज द मॉस्किटो, ठीक है, डोंट जज द ड्राइंग, अगर पानी की सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती तो मॉस्किटो पानी में डूब जाता। इसी तरह देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलाइंग, that they are breeding on the surface of the water, they are laying eggs on the surface of the water। हम सबको पता है कि इन सब ऑर्गेनिजम्स का क्या फायदा है, इकोसिस्टम चलता है पूरा, कोई किसी की खुराक बनता है, एंड दीज ऑल आर स्पीशीज दैट आर कंटिन्यूअली जो है वो चलती जाती हैं और खुराक बनती हैं चीजों की, एंड देन इवेंचुअली इट्स गोइंग इनटू आवर फूड चेन एंड वी आर कंज्यूमिंग देम एज वेल। तो सरफेस टेंशन पानी की हाई है, सो लाइक स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, स्पाइडर्स, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाइज, वो जब पानी पे जाके बैठते तो पानी में डूबते नहीं है, पानी के सरफेस पे एक्चुअली खड़े हो सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी मैजिकल, क्योंकि सिर्फ पानी हमारे लिए नहीं है, पानी और भी स्पीशीज के लिए है। सो वाटर एक्चुअली हैज आल्सो गॉट अ क्वाइट हाई सरफेस टेंशन। अगर यही मच्छर अल्कोहल पे जाके बैठेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली अल्कोहल में डूब जाएगा, या यही मच्छर जो है, या ड्रैगन फ्लाई, अगर अगर हमारा बेस फ्लूइड अल्कोहल होता तो वो ड्रैगन फ्लाई कुड नॉट ब्रीड ऑन या कुड नॉट ले एग्स ऑन इन द वाटर, दैट वुड एक्चुअली बी इम्पॉसिबल फॉर इट, क्योंकि वो जैसे ही जाके बैठती वो पानी में डूब जाती, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सरफेस टेंशन, ठीक है। डोंट जज द मॉस्किटो की ड्राइंग, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। चौथी चीज, वाटर इज एक्चुअली वन ऑफ द, गुड सोल्यूट लिख दिया मैंने इधर, इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स। वन ऑफ द बेस्ट क्या? इट इज द बेस्ट, मतलब पानी जो है वो बेहतरीन सॉल्वेंट है, इससे अच्छा कोई सॉल्वेंट पूरी कायनात में नहीं है, ठीक है जी। जब भी ये सॉल्वेंट आपके अंदर क्या है, इट इज 70% ऑफ योर ब्लड, 70% में 90% आई फॉरगॉट, 90% आई थिंक, इट इज सो मच ऑफ योर ब्लड, आपके सेल्स में साइटोप्लाज्म वो सारा पानी है, आप पूरा का पूरा, मोस्ट ऑफ यू 70% इज वाटर। तो क्यों? बिकॉज इट्स सच अ गुड सॉल्वेंट, इसमें शुगर डिजोल्व करनी है डिजोल्व, सॉल्ट डिजोल्व करनी है डिजोल्व होती है, इनफैक्ट इसमें मेटल्स भी डिजोल्व कर जाते हैं। आप पानी पीते हो तो अगर आप मिनरल वाटर पीते हो तो उसको मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज गॉट मिनरल्स, इट हैज गॉट कैल्शियम आयंस, इट हैज गॉट सोडियम आयंस। तो पानी कैन एक्चुअली डिजोल्व एवरीथिंग, वो मिनरल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, हाँ मेटल को पूरा पूरा डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन कुछ पार्ट उसका डिसॉल्व कर सकता है। पानी सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर लेता है, पानी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिसॉल्व कर लेता है, पानी बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पानी में हल्की सी डिसॉल्व ना होती हो। मैग्नीशियम भी हल्का सा पानी में डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम भी हल्का सा पानी में डिसॉल्व हो जाता है, आयरन भी हल्का सा पानी में डिसॉल्व हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें सारे मिनरल्स चाहिए, दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टिंग, उनको दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड एवरीवेयर। हमारा मेन जो बेस फ्लूइड है जो हम पीते हैं वो पानी है, तो उस पानी में जो है वो सारे मिनरल्स होने चाहिए। Do humans also dissolve a little? If you say if humans dissolve, most probably, obviously, cells आप shed off कर रहे हो तो most probably those cells will also dissolve. But it's not like क्योंकि humans are not really chemical compounds ना, मैं उस पे या chemical chemistry, मतलब human is a complex thing ना,
तो सेल्स से बने हुए ना, हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे सेल्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है वो क्या कहते हैं आयंस हैं, क्योंकि हम जब भी डिसॉल्विंग की बात करते हैं वी टॉक अबाउट आयंस डिसॉल्विंग या केमिकल एलिमेंट्स डिसॉल्विंग, ठीक है। सो इट्स वुड बी क्वाइट अनवाइज टू से कि ह्यूमन डिसॉल्व करेगा, ह्यूमन डिसॉल्व नहीं करेगा, बट द थिंग इज कि इस पीरियोडिक टेबल में आपकी जो चीजें हैं वट एवर ओवर हियर इज इन द पीरियोडिक टेबल, इसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स कैन डिसॉल्व इन वाटर, इफ नॉट कंप्लीटली तो हल्का फुल्का डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वाटर, ताकि आपका जो है वो हर चीज जो है वो कैन बी ट्रांसपोर्टेड, आपको जिस चीज की जरूरत है आपको वो मिल सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो वाटर इज एक्चुअली अ वेरी 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 गुड सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर ये ना होता तो हम लोग जिंदा नहीं होते, वी वुड हैव नो फ्लूइड दैट कुड ट्रांसपोर्ट थिंग्स एज एफिशिएंटली एज वाटर। इन फैक्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिसॉल्व करता है, वाटर ऑक्सीजन को भी डिसॉल्व करता है। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल। वाटर एसिड्स को डिसॉल्व करता है, वाटर बेसिस को डिसॉल्व करता है, वाटर सॉल्ट्स को डिसॉल्व करता है। वाटर हैज टू बी अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है नी। अच्छा, अब हमें जो है वो क्या डिस्कशन करनी है, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ वाटर इज सच अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। हम सब ने जो है वो देख लिया था क्या चीज, वी लुक्ड एट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू प्रूव करते हैं हाउ वाटर कैन फॉर एग्जांपल डिसॉल्व समथिंग लाइक इथेनॉल व्हिच इज अ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो हाउ वुड वाटर डिसॉल्व इथेनॉल, अगर मैं आपसे पूछूं ये दिखाएं, मुझे डायग्राम बना के दिखा दें वाटर इथेनॉल को कैसे डिसॉल्व कर रहा है। सो वही तरीका है दिखाने का, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वंस अगेन, अब यू कैन डू इट थ्रू टू वेज, मैं दोनों वेज आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप जैसे ही बनाओगे इट विल बी करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोजन दैट शुड बी मेड इन द मिडिल, फिर वो जिस स्पीशी के साथ बॉन्डेड है डायरेक्टली वो बिल्कुल स्ट्रेट में आनी चाहिए। सो आई एम मेकिंग द H2O मॉलिक्यूल ओवर हियर, तो मैंने ऑक्सीजन दिखा दिया एंड हाइड्रोजन इधर दिखा, ठीक है। फिर इस हाइड्रोजन को जो अट्रैक्ट कर रहा है इथेनॉल में से, वो इसके साथ सीध में होना चाहिए, जो यानी अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। इथेनॉल बाय द वे इज CH3 CH2OH। तो इथेनॉल में दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू अट्रैक्ट बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज द लोन पेयर्स। सो इथेनॉल का ऑक्सीजन वो भी मैं सीधी लाइन में बनाऊंगा, बाकी अब इसकी डायग्राम कंप्लीट करनी तो मैं जैसे भी कर सकता हूं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हाइड्रोजन ओवर हियर एंड दिस हैज CH2 एंड दिस हैज CH3, ठीक है। देन मेक श्योर यू ड्रॉ द लोन पेयर्स, इधर भी ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, इधर भी ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, and make sure you mark the D plus D minus. This is D minus, this is D plus, this is D plus, this is D minus, this is D plus, and this whole thing will be D plus. And then this force of attraction that is between ethanol and water is basically forming a hydrogen bond. And this is why water can dissolve ethanol. जब भी हम डिसॉल्विंग की बात करते हैं तो क्या डिसॉल्विंग क्या होती है, व्हाई वुड समथिंग डिसॉल्व इन अनदर थिंग, इट्स बिकॉज उसकी आप जो जब आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो तो पानी बेसिकली क्या कर रहा है, उसके साथ नई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना रहा है, उस चीज को फेवर कर रहा है। अगर पानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं बनाएगा तो वो चीज डिसॉल्व नहीं करेगी, इट वुडंट जस्ट गो एंड सबमर्ज इन द फ्लूइड और इट वुडंट डिसॉल्व। तो जब भी हम डिसॉल्विंग की बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज इसमें डिसॉल्व करी, तो इसका मतलब क्या है, the solvent has somehow made some sort of intermolecular force with the solute। तो अगर पानी में आप इथेनॉल डिसॉल्व कर रहे हो तो एक्चुअली पानी ने इथेनॉल के साथ क्या बनाई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, एंड देयरफॉर इथेनॉल इज वेरी वेल सोल्यूबल इन वाटर। So this is an example of how a simple covalent compound such as ethanol is dissolving in water। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैं आपको बोलूं हाउ इज वाटर डिसॉल्विंग आयंस, तो अगर मैं इसको पूछ लूं कि इसको कैसे दिखाना है आपने, सो इसको आप कैसे दिखाओगे, बल्कि एक काम करते हैं, लेट्स आल्सो शो यू द अदर वे इन दिस, ठीक है। मैंने इस तरीके से बनाया, दिस इज आल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल। यू माइट वांट टू ड्रॉ अ डिफरेंट वेरिएंट फॉर दिस, दैट्स आल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल। अगर मैं इस डायग्राम में ये करूं कि मैं इसका हाइड्रोजन दिखा दूं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वो भी दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। सो मैं इथेनॉल का ये वाला हाइड्रोजन सेंटर में बना रहा हूं, देन इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज डायरेक्टली बॉन्डेड है वो दिखानी है स्ट्रेट लाइन में, सो द ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। तो मैं ये बना चुका हूं एंड देन आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस CH2 CH3, सो इट्स गोइंग टू बी CH2 CH3, ठीक है।
एंड देन अब ये हाइड्रोजन किस which thing is attracting it using its lone pair? So that must be some water molecule ka lone pair. So I'm going to draw that oxygen also in that same line, and then I'm just going to complete my diagram. So you could have drawn it the other way around as well, and there is no wrong things in that. ठीक है जी, आप चाहे इसकी इसके साथ दिखा दो या उसकी इसके साथ दिखा दो, it's perfectly okay. It's not a wrong thing to do any of the ways. So you will show that this is your hydrogen bonding. Make sure you mark all of your D plus D minuses. This is D minus, this is D plus, this is D plus, this is D minus, this is D plus, and this is D plus. And this is your hydrogen bond. And these both are valid ways to show your hydrogen bonding. आप दोनों में से कोई भी बना के दिखा दो. The examiner has no way he will cut your marks. Any problem with these two diagrams? सबको समझ में आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करनी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जब भी शो कर रहे होगे तो उसको शो करने का यही तरीका है. There is only 3 rules. The hydrogen in the middle, to which it is bonded, that two in a straight line, and जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा यानी जिसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्टेड होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. You're going to draw them in a straight line and then show that attractive force, mark all the lone pairs, mark all the partial positive negative charges and show the hydrogen bond. ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी. 3 से 4 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है. कोई प्रॉब्लम? सारे माज मारिज अबीहा अनम अब्दुर्रहमान? नो? ओके, actually okay. Then water dissolving, for example salts या ions. तो water उसको कैसे डिसॉल्व करता है? ठीक है. सो ऑब्वियसली जब पानी में आप जो है वो NaCl डालोगे तो क्या होता है? इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस. Na प्लस बन जाता है और क्या बन जाता है? Cl माइनस बन जाता है. राइट. नाउ वी ऑल डिस्कस दिस कि पानी क्या है? पोलर है. राइट. सो बेसिकली H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं they are going to align in a certain manner कि जो उनका जो D plus H जो D plus वाले हाइड्रोजन यानी डेल्टा पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन है they are going to face towards the Na plus. हमने डिस्कस किया था. We discussed this when you were showing it in an electric field. So it's actually the same diagram. Basically जब ions आ जाते हैं so there is like a electric field. ये पॉजिटिव चार्ज है. सॉरी गलत दिखा दिया मैंने, उल्टा दिखा दिया. It should have been the negative thing that is attracting. So since because this is a positive charge, so the oxygen which is delta negative will be attracted towards it. So basically D plus, D minus, D plus. And this forms attractive forces. Now what are these attractive forces called? These are not hydrogen bonds. These are just intramolecular forces with the ion. These are not known as any intramolecular force. मतलब आपको कोई पता नहीं है इसका नाम क्या है क्या नहीं. You just should be able to draw this diagram. That's all. ठीक है. सो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कैसे जो है वो पानी जो है वो डिसॉल्व कर रहा है. फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस को. ठीक है. आई शुड हैव डन दैट. दैट लुक्स अगली. लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस डायग्राम. और अगर मुझे क्लोरीन के साथ दिखानी हो तो विच साइड ऑफ द H2O मॉलिक्यूल शुड पॉइंट टुवर्ड्स द क्लोरीन? हाइड्रोजन पॉइंट करेंगे या जो है वो ऑक्सीजन पॉइंट करेगा? यूसरा अभी क्यों आ गई? यूसरा यू ज्वाइन द रॉन्ग क्लास मेरा बच्चा. D plus, D plus, D minus, and so on and so forth. If you want to show with the chlorine, तो क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है तो इस दफा जो है वो हाइड्रोजन्स जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे. ठीक है जी. यस. सो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. And if you can draw this diagram, so that's pretty much it, how you're going to show how water is dissolving, for example NaCl. ठीक है. सो आपको बस ये दिखाना है. try to draw at least 4. जितने भी मतलब 4 at least बनाना, ये ना हो कि 1-2 बस बना दो. draw 4 water molecules around it and that's pretty much a good diagram. ठीक है. although इसके around जो number होता है I'm pretty sure that's 6 and इसके around I believe it's 4, but we're not supposed to know the reasoning for that कि वो क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है. You just have to draw enough number of water molecules and show कौन सी side इसकी तरफ point कर रही होगी. So this is how water can form. The water can actually dissolve salts या ions for that matter because it can form new intermolecular forces.
वो आयन का जो आयोनिक बॉन्ड है वो टूट सकता है, और these can form new intermolecular forces with the ions and therefore dissolving also becomes favorable because इसने जो अपना आयोनिक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट होनी चाहिए, so it's compensated by these new bonds that are formed. ठीक, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वाटर इज डिसॉल्विंग, बाय वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इसकी डायग्राम्स कैसे बनानी है, कैसे अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि वाटर गुड सॉल्वेंट है, ये बोल दे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो बिटवीन टू थिंग्स, या ये बोल दे आयंस कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं, तो सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. इफ यू गॉट एनी इश्यूज तो लेट मी नो, इफ नो इश्यूज तो ऑल्सो लेट मी नो. और जिन्होंने पूछा था सवाल उनको भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब? नो सर. ओके गुड. अच्छा जी. अब आ जाते हैं on some other thing, and that is known as the anomalous expansion of ice. ठीक है, anomalous expansion of ice क्या है? It's nothing but the fact that ice is less dense than water. ठीक है, और ये दुनिया में शायद ये पानी ही एक वाहिद ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है, ठीक है, जिसमें अनोमलस एक्सपेंशन रखी है. ठीक है, अनोमलस एक्सपेंशन आती क्यों है? अंडरस्टैंड दिस थिंग. हम सब ने देखी हुई है, वी सीन फुटेजेस ऑफ द नॉर्थ पोल, ऑफ द साउथ पोल, हम सब ने देखा हुआ है. एंड वी ऑल नो जो भी वो ग्लेशियर्स हैं वो पानी के ऊपर होते हैं या पानी के नीचे होते हैं? आर द ग्लेशियर्स अंडर वाटर, आर दे अबव द वाटर? ऑन टॉप. वी ऑल नो दैट द ग्लेशियर्स, या जो भी वो स्नो वगैरह जो भी है, वहां ग्लेशियर्स कहेंगे उसको, स्नो तो नहीं कहेंगे, वो जो भी ग्लेशियर्स हैं जो हमारे समंदरों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ है, द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन्स, तो उसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो पानी के ऊपर है. एंड दिस इज वेरी अनलाइकली टू हैपन. क्यों? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम लिक्विड को सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो, हमने अपनी बच्चों वाली क्लास से पढ़ा है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स. डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ये हम सबको पता है, सॉलिड्स आर मोर डेंस देन लिक्विड्स. लेकिन पानी में इसका बरक्स है. पानी में एक्चुअली आइस की डेंसिटी पानी से कम है, लिक्विड वाटर से आइस की डेंसिटी कम है, इसीलिए वो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, ऊपर होते हैं, उस समंदर के ऊपर है. जब भी बर्फ जमती है तो कहां जमती है? सबसे ऊपर जमती है. ऑन अ लेक ऑन अ लेक या ऑन अ पॉन्ड, तो बर्फ कहां जमती है जब भी बहुत सर्दी होती है? वो हमेशा सरफेस पे जमती है. हमेशा आइस क्या होती है, सबसे लेस डेंस होती है, और वो ऊपर आके वो आइस की लेयर बन जाती है. एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट कॉमन इन नेचर. ये नहीं होता, ये और किसी चीज के लिए नहीं होता, ये सिर्फ पानी के लिए होता है. पानी हैज दैट प्रॉपर्टी कि जब उसका सॉलिड बनता है तो वो सॉलिड इज एक्चुअली लेस डेंस देन द लिक्विड. दिस इज समथिंग वेरी हार्ड टू डू. सॉलिड्स आर यूजुअली मोर डेंसर देन लिक्विड्स, लेकिन पानी के लिए इसका उल्टा है. एंड लेट्स सी क्यों है ये उल्टा. सो फॉर एग्जाम्पल अब जो है, मैं अगर इस सॉलिड आइस में दिखाना चाहूं कि ये इसका कैसे जो लैटिस बन रहा है वो कैसा है, ठीक है, जब भी चीज सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो वो एक लैटिस अक्वायर कर लेगी. लैटिस का मतलब क्या है? उसका एक रेगुलर शेप आ जाएगा, इट विल हैव अ रेगुलर शेप, और वो लैटिस फॉर्म में बन जाएगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम टू मेक यू हेल्प अंडरस्टैंड कि पानी में ऐसा क्या है कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर. ठीक है, लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस, इसको यहां पे ले आते हैं. नाउ वी ऑल नो, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए था, एक सेकेंड, चलो कर लेते हैं. सो दिस इज डी प्लस, शुड हैव एक्चुअली मार्क्ड इट ऑन वन ही, सारे में मार्क करना पड़ेगा. दिस इज डी माइनस, दिस इज डी माइनस, दिस इज डी प्लस, दिस इज डी प्लस, डी माइनस, डी प्लस, डी प्लस, and this is d minus, this is d plus, this is d minus, this is d minus, sorry, this is d plus, उल्टा कर दिया मैंने, एक सेकेंड, आई डोंट नो मैं इतनी सारी चीजें उल्टी क्यों कर देता हूँ गलती से. डी माइनस एंड डी प्लस. ओके, अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने रूल क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन इन द मिडल, द स्पीशीज इज बॉन्डेड टू स्ट्रेट, एंड द स्पीशीज टू विच इट विल हाइड्रोजन बॉन्ड टू आल्सो स्ट्रेट. तो मैंने डायग्राम ऐसी ही बनाई है, ठीक है, द हाइड्रोजन इन द मिडल, द स्पीशीज टू विच इट इज बॉन्डेड स्ट्रेट लाइन में,
और जिस स्पीशी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो स्ट्रेट, तो ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है नहीं। तो आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूल्स, सब कुछ इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में रखे। एंड वी ऑल नो कि क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये बनेगी फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स बनेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स बनेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स बनेगी। तो इससे हमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। सबसे पहली बात क्या है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट बॉन्ड्स विल ट्राई टू हैव 180 डिग्री, ठीक है। सो जो ये सब कुछ बना रहे थे हम, के क्यों ये जो है वो क्या कहते हैं, यू वर ट्राइंग टू कीप देम इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज बिकॉज ये बॉन्ड टेढ़ा होके बने, दैट्स अनफीजिबल, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। बिकॉज अगर ये बॉन्ड टेढ़ा होके बनेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर सकते हैं, उनकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, ऑल ऑफ दैट। So actually the most favorable thing is to have a 180 degree का bond. So the most favorable thing even in hydrogen bonding is to have a 180 degree का bond angle so that there is least repulsion between the electrons of the other species. 180 degrees में क्या होगा, सबसे दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से, they will repel each other least. इसीलिए ये रूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हर चीज ये सीधी होगी। इसी तरह यहां पे भी जब हमने ऐसे बनाया तो क्या हो रहा है, we see that 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। आई मेड द सेम थिंग ओवर हियर एज, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये तो सॉलिड आइस का मैंने एक रेगुलर लैटिस आपको एक आइडिया देने के लिए बनाया, ठीक है। जब एक चीज मेल्ट करती है तो क्या होता है, व्हाट डिड यू राइट इन ओ लेवल्स, या कैसे समझा हुआ इस चीज को, जब एक चीज मेल्ट करती है तो विच फोर्स आर वी ब्रेकिंग इन इट। अगर एक सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस या व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज बीइंग ब्रोकन इन व्हेन यू आर मेल्टिंग या बॉइलिंग समथिंग, यू आर ब्रेकिंग द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। तो जब भी एक चीज की आप स्टेट कन्वर्ट करना चाहते थे, जब वो सिंपल कोवेलेंट है तो क्या ब्रेक करोगे उसमें, उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ोगे। तो क्योंकि अभी इस केस में क्या है, यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ोगे, राइट। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस डायग्राम एंड सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। सो बेसिकली कुछ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, ऑब्वियसली जब यहां से यहां जाएगा तो ऑब्वियसली आपने इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़नी है, तो सम ऑफ द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस विल ब्रेक। लेट्स ब्रेक सम ऑफ दोस इंटरमोलेक्युलर फोर्स। तो मैं ये वाली इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ रहा हूं और मैं ये वाली इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैसा कर लेते हैं, ये वाली तोड़ लेते हैं, ठीक है। लेट्स ब्रेक देम। सो क्या हो सकता है, ये वाला पानी का मॉलिक्यूल अब यहां पे लॉक्ड नहीं है, पहले क्या था, लॉक्ड था बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अब लॉक्ड नहीं है। तो व्हाट कैन हैपन इज इट कैन एक्चुअली मूव इन क्लोजर, ये वाला भी कैन एक्चुअली मूव इन क्लोजर, क्योंकि अब लॉक्ड नहीं है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम उतने ही बॉन्ड एंगल पर रहोगे, उधर ही लॉक्ड रहोगे, नहीं। अब कुछ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस मैंने तोड़ दी हैं, सो दी वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कम अ बिट क्लोजर, whereas in ice they're actually farther away, and we all know क्या होता है, density is mass over volume, right। if we consider क्या चीज, ये पूरा जो है वो वॉल्यूम था पहले, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ द आइस बिफोर हैंड। लेट्स से आइस वाज अक्वायरिंग दिस मच वॉल्यूम, ये 5 मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम अक्वायर कर रहे थे, लेट्स से दिस इज वॉल्यूम वी, ठीक है। एंड इधर अब क्या हो गया है, क्योंकि ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस टूट गई हैं तो अब मॉलिक्यूल्स करीब आ सकते हैं। सो बेसिकली पानी नाउ these same 5 molecules are acquiring how much volume, they're actually acquiring lesser volume than that. You can see कि ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम है इससे, and we all know कि density equals to mass over volume। अगर यहां पे वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर यहां पे वॉल्यूम ज्यादा था तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो ये चीज अल्लाह ताला ने पानी में रखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स, इट कैन गिव वाटर अ रेगुलर लैटिस। और वो जब इसको रेगुलर लैटिस देता है तो एक्चुअली जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फर्दर अपार्ट। जब वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस टूटेंगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, यानी पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए द ग्लेशियर्स फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। ये सब अल्लाह ताला ने पानी में रखा हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ग्लेशियर्स पानी के ऊपर, अगर ग्लेशियर आपका समंदर के ऊपर नहीं होता तो वो सारा का सारा फ्रेश वाटर क्या है, जाया है, वो पानी में डिसॉल्व करता, सारा सॉल्टी वाटर बन जाता। इसी तरह जो आपकी एक्वाटिक लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल जो लेक्स में रह रही है या जो पॉन्ड्स में रह रही है, अगर आइस लेस डेंस नहीं होती तो फिर क्या होता? लेट्स से दिस इज अ पॉन्ड, ये आपका एक पॉन्ड है, इसमें जो है वो फिशेस रह रही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर फिशेस। अगर आइस लेस डेंस नहीं होती तो जो आइस की लेयर होती वो टॉप पे नहीं बनती, इंस्टेड क्या होता, ये पूरा का पूरा एक साथ फ्रीज होता। सिंस आइस इज लेस डेंस, आइस फॉर्म होती है और वो सबसे ऊपर आ जाती है, और वो ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, ताकि जो नीचे जो पानी है और जो नीचे जो उस पानी में और चीजें रह रही हैं वो मरे नहीं, क्योंकि उनको पानी चाहिए, उनको आइस नहीं चाहिए। सो ये चीज अल्लाह ताला ने पानी में रखी हुई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल ऑफ दीज अमेजिंग प्रॉपर्टीज आर ओनली इन वाटर, बिकॉज वाटर हैज एक्चुअली गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट्स ऑल्सो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? Because let's look at this, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिस्कस नहीं करते, लेट्स डिस्कस फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है जी। अमोनिया को देखोगे तो अमोनिया में सिर्फ एक लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया में सिर्फ एक लोन पेयर है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ सकते हैं पर मॉलिक्यूल? एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बिकॉज इट हैज ओनली गॉट लोन पेयर, वन लोन पेयर। वेयर अगर पानी को देखोगे, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो पानी कैन एक्चुअली फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वाज इन केप्ट इन वाटर। ऑक्सीजन को जानबूझ के दो लोन पेयर्स दिए गए हैं पानी में, ताकि इट कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा है। ये इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज रखता है, नॉर्मल एक्सपेंशन, लेस डेंस, हाई विस्कोसिटी, हाई सरफेस टेंशन। तो ये सब कुछ जो है वो बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि हुआ ऐसी बन गई यूनिवर्स एंड एवरीथिंग जस्ट एग्जिस्टेड, ऐसा हो नहीं सकता। एवरीथिंग हैज बीन क्राफ्टेड विद प्रॉपर लॉजिक। हर चीज जो है वो, हर चीज प्रॉपर लॉजिक के थ्रू बनाई गई है, और हमें तो पता नहीं होती, वी ओवरलुक दीज फैक्ट्स, बट एवरीथिंग, हर चीज में एक स्पेसिफिक बारीकी है। उसकी बारीकी को जाके देखोगे तो पता चलेगा, ओ ये भी है, अच्छा ये भी है, इस तरीके से ये सब चीजें हो रही है। सो दिस यूनिवर्स इज एक्चुअली अ प्रॉपरली वेल क्राफ्टेड यूनिवर्स। ऐसा नहीं है ऐसी एग्जिस्टेंस में आ गई, इट इज अ प्रॉपरली planned thought thing, because ये सब चीजें cannot happen by chance. I feel like ये chance के साथ नहीं हो सकती, right? So these are some of the important properties of water that you should know, and the examiner has specifically mentioned in your course कि आपको पता होनी चाहिए है। क्या ये properties आपको समझ में आई? If you've got any confusions, any issues, तो let me know. And actually बच्चे कम हो गए हैं क्लास में। कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग दिस? No, sir. ओके,